राजस्थान की सरकार अपना कालखंड पूरा करने जा रही है। लगभग हम जुलाई में बैठे हैं, सितंबर के आखिर में ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होगी। और इस पूरे कालखंड को देखें तो पूरा कालखंड भ्रष्टाचार, अराजकता, जंगल राज, कुशासन, इनको पूरी तरह से भेंट हुआ है। इन 4.5 साल से अधिक के कालखंड में राजस्थान की जनता ने अगर कुछ देखा है तो केवल किस्सा कुर्सी का देखा है। कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन हटेगा, इस दौर में लगातार देखा। इन सारे मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता अब लगातार बहुत हो चुका, अब नहीं सहेगा राजस्थान, इस भाव को लेकर के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत 16 जुलाई को जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आम सभा के माध्यम से इसकी शुरुआत की, जिसमें 9 मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया है, जिसमें कुशासन है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई लगातार स्थिति, भ्रष्टाचार की हालत चरम पर है, युवाओं को जिन वादों को किया था युवा निराश है, पूरी तरह से परेशान है, महिला सुरक्षा जर्जर हो चुकी है, देश में प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हुए हम। किसान के नाते जिन वादों को पूरा किया तो उनको पूरा नहीं किया, दलित आदिवासियों को लगातार अपमान की स्थिति और कहीं तुष्टीकरण पराकाष्ठा पर हुई है। इन 9 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान का एक आंदोलन की शुरुआत की है। हम कह सकते हैं कि आज इन सब में आज राजस्थान भ्रष्टाचार के नाते से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आकर के खड़ा हुआ है। अपराध में हम चरम पर हैं। क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की इस रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि हमने सबकी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी है, इस कारण से नंबर क्राइम का बढ़ा है और रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ा है। जबकि सच्चाई ये है कि कुछ दिन पहले अभी एक एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण करोड़ीलाल जी मीणा जो सांसद भी हैं उनको थाने पर बैठना पड़ा, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जयपुर में कमिश्नरेट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों को धमकी दी गई, लोगों ने लगातार रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी वो दंगाई घर पर पहुंच गए, माल निकाल के फेंक दिया और उसके बाद भी पुलिस को कहने के बाद भी उनकी सुरक्षा के नाते कुछ नहीं हुए। ये जयपुर की राजधानी की हालत है। राजस्थान में जगह जगह एफआईआर नहीं दर्ज होने के ऐसे असंख्य मामले हैं जिनको दर्ज नहीं होते। कोई कोर्ट के कहीं 156(3) का इस्तीगासा पेश करते हैं। तो एक तरह से क्राइम के नाते से हम प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हुए हैं। अब हम चिरंजीवी योजना की बात करें, जिसको राजस्थान की समय पहले भामाशाह योजना थी और भामाशाह को उन्होंने 2 साल तक बंद किया, चिरंजीवी लेकर के आए। चिरंजीवी में पहले भामाशाह में सरकार आम जनता से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती थी। अब राजस्थान सरकार ने 850 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से जो चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराता उससे लेने की बात की। 850 अपने स्वयं के लगाते हैं। और उसके बाद भी इस पूरे आंकड़े को अगर हम देखें तो ध्यान में आता है कि कुछ हमारे यहाँ 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो एनएफएसए में रजिस्टर्ड हैं और जो एनएफएसए में रजिस्टर्ड हैं उनको सारा पैसा आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। बाकी कुछ आरजीएचएस में रजिस्टर्ड हैं, कुछ अलग अलग स्कीम्स में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे राजस्थान सरकार के ऊपर जो हम केवल चिरंजीवी के नाम बात करें तो केवल कुछ लाख लोगों का ये दावा करने की बात करते हैं और उनसे भी पैसे लेकर के। और चिरंजीवी की हालत किस प्रकार की है ये आप लोग अपने चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार, चाहे दवाई का मामला हो, जांच का मामला हो या फिर इलाज का मामला हो, तीनों में किस प्रकार की स्थिति चल रही है ये लगातार विषय सबके सामने आ रहे हैं। किसानों से वादा किया था कर्ज माफ़ी का, कर्ज माफ़ी नहीं हुई। उस मुगालते में किसान ने किस्तें जमा नहीं कराई और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी 19,000 से अधिक तो विधानसभा के पटल पर सरकार ने स्वीकार किया है कि जिनकी ज़मीनें कोई कई किसानों ने इसके कारण से आत्महत्या करने की स्थिति हुई। वास्तव में ये आंकड़ा देखें तो लगभग कोई 30-35 हज़ार से अधिक का ये आंकड़ा
निकल करके जाता है। बाजरा राजस्थान में उत्तर भारत में सबसे अधिक पैदा होने वाला राज्य है। बार बार बाजरे की सरकार की समर्थन मूल्य पर खरीद की बात होती थी। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद की अपनी तरफ से सिफारिश भेजेगी तो हम अपनी तरफ से खरीद चालू करने को तैयार हैं। 2 सत्र निकल गए और दोनों सत्रों के भी अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से सिफारिश नहीं भेजी। इस कारण राजस्थान का किसान जो समर्थन मूल्य के ऊपर 2200 में किसान बाजरा बिकता है वो 1300-1400 में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। बगल के राज्य में 2200 में बिकता है और यहाँ 1300-1400 में। लंपी जो बहुत बड़ा किसान अपने रखने काम करता है, गौपालकों का काम करता है, हमने लंपी की बीमारी देखा। लंपी की बीमारी में लगभग कोई 6 लाख से अधिक गायों के मरने का विषय आया था। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़ोरों से को कह करके जवाब डाला कि हमने 41,000 लोगों को इस गायों की लंपी का पैसा देने का बात उन्होंने की है। निश्चित रूप से केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है। अगर देना है तो वास्तव में सबको देने की बात करनी चाहिए थी। ये वो आंकड़ा है जो चाहे गौशालाओं को लें या अलग अलग नगर निगम निकायों का जो आंकड़ा आता है वो भी 5 लाख से अधिक का आता है। इस पूरे को अगर जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या इसके निकल करके आती है सारे। हम ये कह सकते हैं कि पेपर लीक का एक मामला बहुत बड़ा, युवाओं को बात की थी उन्होंने, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात थी या रोजगार के अवसर होते हैं। 19 परीक्षाएं अब तक रद्द हो चुकी हैं और रीट की परीक्षा में खुद मुख्यमंत्री के सचिवालय तक सीधा ये मामला जा रहा था। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में मंत्री हैं, उनके नुमाइंदों के माध्यम से सरकार कराई। और यही जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के अध्यक्ष हैं, पहले पिछले अशोक गहलोत जी के कालखंड में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन थे। उस समय पेपर छपवाने का बड़ा घोटाला हुआ था। उस समय भी अकाउंटेंट को सबको पकड़ा, इनके ऊपर हाथ नहीं डाला। एक बार फिर रीट की परीक्षा इनके जिम्मे थी, वो पूरा का पूरा रीट चीट के उत्सव के रूप में तब्दील हो गई। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर जारोली, जिस बोर्ड के ऊपर इस पूरी परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एक ही वक्तव्य दिया था, अगर मेरे को छेड़ा गया तो बड़े बड़ों के चेहरे बेनकाब कर दूंगा। और अब तक एक बार भी जारोली से पूछताछ भी एसीबी के द्वारा नहीं की गई। अब उसमें ईडी पहुंची है। निश्चित रूप से बहुत बड़े घोटाले इसमें सामने निकल करके और कई चीज़ निकल करके आएगी सा निकल के। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले, हम खान घोटाला, भरत सिंह का आज भी वक्तव्य छपा है, लगातार 4 साल से और लगातार बोल रहे हैं खान घोटाले के मामले में। लास्ट में तो उन्होंने अपना लेटर पैड उल्टा करके उन्होंने कहा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। केवल इतना ही नहीं, प्रवीण राजेंद्र गोड़ा सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। इस सरकार के और विधायक भी सदन के अंदर बोल चुके हैं। और कई मामले, अब तो खुद मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं उस सचिवालय में 2 करोड़ से अधिक का कैश मिलना, सोने के सिक्के मिलना, ये जहाँ सचिवालय पर पैसों का कोई काम नहीं होता उसके बाद भी इसका मिलना स्पष्ट रूप से प्रमाण करता है किस प्रकार पूरी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। घोटाले का मामला होगा, पूरा माफिया काम कर रहा है। आईटी का घोटाला, जल जीवन मिशन का घोटाला, ट्रांसपोर्ट का घोटाला जो इस सरकार के बनने के बाद का सबसे बड़ा घोटाला था और जिसकी फाइल को दबा करके अपनी तरफ से कुछ लोगों को एक पिंजरे में कैद करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी प्रकार से बिजली का कोयला घोटाला, खरीद का कोयला घोटाला, तो एक एक करके घोटालों का परिशिष्ट। और अभी हाल में जो राजेंद्र गोड़ा जी ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, अब तो लाल डायरी आम आदमी में चर्चा का विषय है कि लाल डायरी अगर खुलेगी तो कितनों के चिट्ठे खुलेंगे। इस 4.5 साल में सरकार में किस किस प्रकार की कारगुजारियाँ हुई हैं, उन सब कारगुजारियों का काला चिट्ठा इसमें है। ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार। और मैं बात करूं तो जयपुर में, हम प्रदेश की राजधानी में बैठे, सारे प्रांत की बात बाद में छोड़ दें तो जयपुर में बम ब्लास्ट का इतना बड़ा मामला हुआ, 75 लोग मारे गए, उसके 4 मुलजिम छोड़ दिए। जब भारतीय जनता पार्टी में आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ पहले एसएलपी दायर कर दी, जब भारतीय जनता पार्टी की एसएलपी दायर हुई तो सरकार की तरफ से काफ़ी विलंब से अपनी एसएलपी दायर की। और अब उस दबाव का परिणाम है कि अब एक पूरक चार्जशीट सरकार ने इस मामले में पेश करने का तय किया है। मुझे लगता है कि पूरी सरकार की दौड़ाई और इस प्रकार से तुष्टीकरण का काम लगातार इन 4.5 सालों में सरकार कर रही है। अलग अलग समय में रामनवमी के जुलूस पर डीजे नहीं बनेगा, लेकिन ताजियों के साथ डीजे चल सकता है।
इस प्रकार के अलग अलग तरह के मामले, इन सब के मामले को लेकर के जो लीपापोती हुई है इसको सामने अपने है। द्रवनती नदी जिसमें हमने लगभग 1700 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट और 1600-1700 करोड़ खर्च कर दिए, मात्र 500-600 करोड़ और सरकार को लगाने थे, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लग जाता तो शायद द्रवनती आज हम सब के लिए, स्वच्छ हवा के लिए, जयपुर के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र होता। पूरा उसका जो प्रोजेक्ट था वो पूरे जयपुर के और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लाइफलाइन चेंज करने वाला था। लेकिन सरकार ने पिछली सरकार के कह करके ये 500-600 करोड़ नहीं लगाए। पूरे इस मामले में आज अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, पार्क लगाने की बात थी वो नहीं थे, रैंपेज नहीं थे, बल्कि इस पूरे रास्ते में देखें तो अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के नेताओं के शय पर उन जमीनों पर कब्जे का मामला हुआ है और बड़ी पैमाने पर आज कब्जे का नेटवर्क और बड़ा एक गैंग राजस्थान में या जयपुर में काम कर रहा है, जो लगातार कब्जों के काम कराने का काम करता है और सरकार के संरक्षण में कर रहा है। सट्टों का काम ये गली गली में हो रहा है, ड्रग्स के काम दल गली में हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का रैकेट और सरकार के लोग या विधायक सत्ताधारी दल के उनको संरक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मीट की दुकानों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है और मीट की दुकानों के बारे में जो कानून बना हुआ है उन कानूनों की पालना, चाहे स्वास्थ्य विभाग के नाते कैसे लगेंगे, कैसे डिस्प्ले होंगे, रखा कैसे जाएगा, साफ सफाई कैसे होगी, इसकी किसी की पालना नहीं होती। बड़े पैमाने पर ई रिक्शा में बढ़ोतरी तेज़ी से हुई है और उनकी नागरिकता का विषय एक बहुत बड़े पैमाने पर आम जन में निकला हुआ है। उसकी जांच के पहले भी हमने मांग की थी, लेकिन कमिश्नरेट सरकार की तरफ से इसकी भी कोई जांच की बात अभी तक नहीं गई। बड़े पैमाने पर हमने पिछले दिनों ये जो ठेले लगते हैं इनके लिए वेंडर जोन्स की बात की थी और वेंडर जोन की कमेटी बन गई थी, वेंडर जोन आइडेंटिफाई हुए थे। अच्छा होता सरकार इन सबको वेंडर जोन में लगाने की बात करती है, जिसके कारण से ट्रैफिक भी हैजार्ड नहीं बनते और लोगों के कॉलोनियों भी इसके कारण से किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। मेरा अब भी सरकार से आग्रह है कि इनको वेंडर जोन के जहाँ आइडेंटिफाइड हैं उन सब में इनको लगा करके इनको एक स्वस्थ वातावरण में अपने व्यापार को कर सकें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके कारण जो असामाजिक तत्व इसकी आड़ में काम करते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगने की बात आएगी। इसी प्रकार कानून व्यवस्था जयपुर शहर की जर्जर है। मैं प्रदेश की हालत तो ही, जयपुर शहर तो राजधानी है, वहाँ की हालत है। हालत ये है कि मंत्रियों के रिश्तेदार अब होटलों में जाकर के अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का काम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपिटाई करते हैं और बाद में सरकार के दबाव में उनको एफआईआर कोई बदलने का काम, ये एक मामले नहीं, लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। चाहे जौहरीलाल मीणा का मामला होगा, चाहे महेश जोशी का विषय अलग तरह से चला होगा, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के पुत्रों के मामले आज सरकार के और उनके ऊपर सरकार कोताही करने में पूरी तरह से सफल हो रही है। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और गृह जिला होने के बाद भी आज जोधपुर क्राइम कैपिटल बन गया है। अभी हाल में जिस प्रकार की घटना जोधपुर में एक अपने दोस्त के साथ एक बच्ची थी, उसके साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ और लगातार एक एक सीरीज़ के साथ कार्यक्रम वहाँ कोई ना कोई आपराधिक घटनाएं चल रही हैं, ये सारा एक क्राइम कैपिटल बना है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, ना तो मुख्यमंत्री के नाते राज्य का शासन संभाल पा रहे हैं, ना गृह मंत्री के नाते राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने की स्थिति में। इन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक ही नहीं सहेगा राजस्थान की थीम के ऊपर कार्यक्रम शुरू किया है। अलग अलग चरण उसके होंगे। 1 तारीख को इसमें चलो जयपुर अभियान, भ्रष्टाचार को नहीं सहेगा राजस्थान, चलो जयपुर, समाधान है भाजपा। महिला दुष्कर्म को नहीं सहेगा राजस्थान, चलो जयपुर, नहीं सहे, समाधान है भाजपा। लीग का नहीं सहेगा राजस्थान, समाधान है भाजपा, चलो जयपुर। इस थीम के ऊपर 1 अगस्त को जयपुर में सारे राजस्थान के लोग एकत्रित होंगे और उस पूरे अभियान में जयपुर के सचिवालय को घेरने का कार्यक्रम और इस अब एक तरह से सरकार का विदाई का बिगुल बज चुका है, उसको अलग जगाने के लिए आज पूरे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के चलने वाले हैं। इस विषय के अब तक के कार्यक्रम और आगे के कार्यक्रमों में जन जागरण के कार्यक्रम, उनके बारे में हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण जी पंचारिया अपने को एक बार जान। प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता इस पर रहेगा, उसको टारगेट करके हमने रखा है और केवल कार्यकर्ता नहीं, जनता भी साथ आएगी और सब मिलकर के एक प्रभावी, मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक कार्यक्रम उस दिन होगा। देखिए, मैं आपने एक प्रश्न एक बार शुरू ये 17 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है और ये 1 तारीख तक लगातार चलने वाला है। तो फाइनल जब आंकड़ा आएगा तो उसको भी जारी करेंगे
और लोगों का इसमें से जनस्वभाव है तो 1 तारीख को आपको दिखेगा। अरुण जी, अभी आपने कल जो बोला, उन्होंने ये कहा कि मैं ईडी की रेड के दौरान 8वीं मंजिल पर जाकर ताले तोड़कर लाल डायरी लाया। कांग्रेस आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आपकी मिलीभगत है गुड़ा से। ऐसे में आप लोगों ने अब तक ये मांग क्यों नहीं की कि ईडी आकर कार्रवाई करे, क्योंकि सबूत अगर निकाला है राजेंद्र गुड़ा ने तो वो भी तो क्राइम है। कल आप देखा होगा कि मेरा भी वक्तव्य है, निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बात को कहा है कि बहुत गंभीर विषय शायद देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली घटना होगी कि किसी प्रांत का संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री अपने विधायक को, मंत्री को भेजता है और कहता है कि वहाँ इनकम टैक्स की ईडी की छापा पड़ा है, वहाँ जाकर के एक महत्वपूर्ण सुराग को लेकर के आओ। खुद कहते हैं गुड़ा जी 150 सीआरपीएफ के लोग थे, उनके बीच में से मैंने डायरी उठाई, छीनी और नीचे फेंक दी। अब सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि क्या आप लगातार इन जांचों को प्रभावित करने का काम कर रहे थे, उनमें से सबूतों को मिटाने का काम कर रहे थे, उन तथ्यों को खुर्द-बुर्द करने का काम आपने किया है। आपके हिसाब से गुड़ा नहीं है, दोषी नहीं, मैंने इस बात को खुद गुड़ा जी कह रहे हैं इस बात को, मुझे मुख्यमंत्री के निर्देश पर गया मैं, और वो ये भी कहते हैं कि नार्को टेस्ट मेरा भी करा लो और बाकी का भी करा लो। इस पर जांच करना चाहिए एजेंसी को। नार्को है तो इतना बड़ा आरोप लगाया है और 5 साल में बीजेपी जो कुछ नहीं कर पाई वो 2 दिनों में उन्होंने। नहीं, बीजेपी तो मैं महेश जी इन विषयों पर बीजेपी लगातार बोल रही है, और जिस समय वो भागे थे उस समय बीजेपी बोली थी, जिसमें डायरी को या इनकम टैक्स की रेड में गए थे और चाहे अजमेर ब्लैकमेल कांड का मामला होगा उस समय भी बीजेपी ने इस विषय को बोला था। आज भी उसी ब्लैकमेल कांड से जोड़ करके उन्होंने बात को की है, और उन्होंने स्वयं ने कहा, मुझे उसको कहने की बात नहीं है, उनको इस सारे मामले में देखो तो केवल इतना नहीं, उनका नार्को टेस्ट उनका भी करा लो, मेरा भी करा लो। अब मुख्यमंत्री जी को बरदारोमदार है, वो गृह मंत्री भी हैं, कि अपने ही खुद के पूर्व मंत्री के ऊपर, आपके विधायक दल में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर वो उसके ऊपर कार्रवाई करें और एक बार इस काम को कर लें। प्रधानमंत्री 27 को स्पीकर में क्या जवाब देने वाले? प्रधानमंत्री जी ने तो उसको सारे देखते हुए तीनों कानूनों को वापस ले लिया। मुख्यमंत्री जी आप भी उसी कानून की उसी में लेकर के राजस्थान में उन कानूनों को लेकर के आए थे, क्या आपने वापस लिया क्या अभी तक? और ये वही प्रधानमंत्री है जिसने हर बार रबी की फसल और खरीफ की फसल हर बार समर्थन मूल्य को बढ़ा करके किसानों के सामने रख रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग की लैब राजस्थान से शुरू की थी 2016 में, और लगातार देश में उनका नंबर बढ़ा करके किसानों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि को देश में चालू किया और अभी सीकर में जमाएंगे तो उसी किसान सम्मान निधि का पैसे का डिस्बर्समेंट की एक इंस्टॉलमेंट वो चालू करने की बात करेंगे। ये वही इसके आज के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की चिंता करते हुए आज माइक्रो लेवल पर हम कैसे फर्टिलाइजर खड़ा कर सकते हैं उसको करने की बात हुई। फसल बीमा की जो आपत्तियां थीं उन आपत्तियों को दूर करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी एक बार बराबरी के काम करिए, आप वो हैं, आपने ना जलपी की चिंता करके किसान को उपस्थित किया, ना बाजरे की खरीद के लिए आपने प्रस्ताव भेजने का काम किया, आप लगातार किसानों के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा जी तो उनकी पार्टी में बीजेपी के साथ नहीं थे। अगर आपका घर का आदमी आपकी लंका में आग लगाने को घूम रहा है तो बीजेपी क्या करने वाली है? काम तो आपने ही किया सारा, और आपके काले चुट्ठों को बोल रहा है वो। तो रंधावा जी संभाल के रखते हैं ना, उसको प्यार से रखते कि तेने जो कुछ देखा है उस काली करतूतों को बता मत जा करके। क्यों निकाला आपने? आपने विधानसभा में उसने इतना ही कहा था कि अगर दुष्कर्म हो रहा है तो राजस्थान नंबर 1 पर है, हमें शर्म से गर्दन झुक जाती है। केवल विधानसभा में इतना बोलने पर आपने उसको पार्टी से, मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो एक तरफ तो कहते हो हमारी पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा बोलता है तो आप उसको पार्टी से निकाल देते हो, मंत्रिमंडल से निकाल देते हो। भाजपा ज्वाइन करना चाहे तो आप स्वागत कर रहे हो? अभी तक ना उनका प्रस्ताव है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैंने अभी उसका जवाब दिया कि उन्होंने स्वयं ने कहा है कि सरकार के कई लोग रेपिस्ट हैं। ये गुड़ा जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं है, और उन्होंने उसको अजमेर कांड से जोड़ने का काम किया है। अब मुख्यमंत्री जी का काम है कि उस नार्को टेस्ट अपने सारे मंत्रिमंडल को करा लें, गुड़ा जी का भी करा लें। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर।